उनके जो कज़न ब्रदर थे केदारनाथ कपूर, ही इज़ माई ग्रेट ग्रैंडफादर, तो दैट इज़ माई फैमिली ट्री। आई मेट मजहर खान और मैंने उनको क्लियरली बोला कि मैंने कहा मजहर भाई मेरे पास तो रहने के लिए जगह नहीं है, एंड कैन यू इमेजिन आई एम मीटिंग दिस मैन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ही सेड आप घर आ जाओ मेरे। अच्छा, आई स्टेड विद मजहर खान एंड जीनत अमन ओके। इन देयर हाउस इन बैंड्रा। भैंस गई पानी पीने, उसको करंट लग गया, ही गॉट वेरी एंग्री दैट टाइम, तो द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम एंगर, पहली बार सनी देओल को देखा दौड़ते हुए, तब मुझे समझ में आई कि ये कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है। और इसको मैं बताऊं दर्शकों को, इसको बोलते हैं हम लोग गोरिल्ला शूटिंग, जहां पर कैमरा इज हिडन समवेयर। अक्षय कुमार एक्टिंग करने से पहले वो आर्टिफिशियल जुबली जाकर मुंबई में बेचते थे पहले। रात को हमारी शूटिंग होती थी, 5 से 6 हज़ार लोग आते थे हमें देखने के लिए। शूटिंग मल्लिका शेरावत को देखने के लिए। ट्यूलिप जोशी जो है ये एक स्टार प्लस के लिए सीरियल बना था, एयरलाइन, और ये मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा बिकॉज उसमें ये दिखा रहे हैं कि सलमान खान मुझे हर दूसरे दिन मिल जाते थे, क्योंकि बैंड्रा में रहते थे, महबूब स्टूडियो सामने ही था, वो शूटिंग करते थे। महेश भट्ट के मैं घर पहुंच गया, पर आलिया भट्ट की मम्मी है सोनी जी, उन्होंने दरवाज़ा खोला, वो कुछ बना रही थी, तो हाथ में उनकी करछी थी और भट्ट साहब ऐसे कुछ नोवेल पढ़ रहे थे। अच्छा। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा तो ही इज़ बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन डिफेंस कॉलोनी, उसके बाद ये मॉडलिंग करने लगे, तो उनके साथ हमारे पारिवारिक संबंध आज भी हैं। जीवन में जब आगे बढ़ते हैं अपने उद्देश्य और लक्ष्य को पूर्ण करते करते, आप एक स्टेज पर ऐसे आते हैं कि अब आपको समाज के लिए क्या करना है, अब आप देश के लिए क्या कर सकते हो। घाटों की सफाई के लिए एक अभियान छेड़ा था जी। और अभी जो आप शुरू करने जा रहे हैं उसमें आप अलग अलग जगहों से गंगा का जल लेकर के और आप गंगा मंत्रालय में सौंपेंगे। यात्रा में हम लोग गंगोत्री धाम से गंगा सागर तक जा रहे हैं, जिसमें जहाँ जहाँ से यात्रा जाएगी वहाँ घाटों की सफाई करना, वृक्षारोपण का कार्य करना और लोगों को जागरूक करना और माँ गंगा की इम्पोर्टेंस बताना कि व्हाट इज़ माँ गंगा। मेरा जो मकसद है, मेरा जो मोटो है इसमें है कि मैं लोगों का हृदय परिवर्तन कर पाऊँ, ये मैं प्रयास करने के लिए इसमें लगा हूँ। जल ही जीवन है, गंगे नमन है। आर्यन मीडिया प्रेजेंट्स पॉडकास्ट विद आरजे नीति, सुनो दिल की। पॉडकास्ट विद आरजे नीति में हमारे आज के मेहमान हैं बहुत ही खास, बॉलीवुड में असिस्टेंट डायरेक्टर रहे, कई फिल्मों में काम भी किया बतौर अभिनेता और रियलिटी शोज में भी नजर आए। फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने बहुत से दोस्त बनाए हैं और आजकल जुड़े हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट से, जहां पर वो माँ गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के प्रयास में लगे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। संजय हैरी कपूर जी का स्वागत करते हैं हम पॉडकास्ट विद आरजे नीति में। धन्यवाद नीति जी मुझे आमंत्रित करने के लिए, और मैं पॉडकास्ट विद नीति देखने वाले सभी दर्शकों को मैं संजय हैरी कपूर प्रणाम करता हूँ, और ये मेरा फेवरेट पॉडकास्ट भी है, और यहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी बॉलीवुड की बातें मिलेंगी। तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, पॉडकास्ट विद नीति। थैंक यू सो मच सर। अब पहली बात तो हम यही करेंगे, हम नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करेंगे, किस तरह से आप माँ गंगा के शुद्धिकरण और अविरल उन्हें बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनकी साफ़ सफाई के लिए प्रयास कर रहे हैं। शुरुआत लेकिन करते हैं आपके बॉलीवुड के करियर से। मैंने सुना है कि आपने एक्टिंग भी की है, डायरेक्शन भी किया है और आपका कोई कनेक्शन कपूर फैमिली से भी है, तो आपके उस कनेक्शन से शुरुआत करते हैं। जैसे मेरा नाम है संजय हरी कपूर जी। तो स्वाभाविक है कि कपूर हूँ, तो मैं कपूर फैमिली से, तो हम लोग बेसिकली पेशावर से हैं। जो अगर मेरी फैमिली ट्री में आपको बताऊं तो राज कपूर साहब के फादर थे पृथ्वीराज कपूर, उनके फादर थे विश्वेश्वर नाथ कपूर, उनके भी फादर थे केशवमल कपूर हु वाज अ पटवारी इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनके जो कज़न ब्रदर थे केदारनाथ कपूर, ही इज़ माई ग्रेट ग्रैंडफादर, तो दैट इज़ माई फैमिली ट्री। जी जी। तो हम लोग दिल्ली आ गए और वो लोग मुंबई चले गए थे। तो यहाँ पर आप दिल्ली में रह रहे थे, तो कब और कैसे, किस सिचुएशन में फिर आप बॉम्बे गए और वहाँ पे आपने ट्राई किया? मैं बताऊँ नीति जी, मेरे फादर साहब का स्वर्गवास हो गया था व्हेन आई वाज 5 years old। तो माई मदर रियली स्ट्रगल्ड इन लाइफ, एंड उन्होंने मुझे मुंबई भेजा था जब मैं 5 साल का था सबसे पहले। दैट वाज माय फर्स्ट
visit to Mumbai. तो मेरी मासी जी वॉज मैरिड इन मुंबई एंड दे वर स्टेइंग इन दादर. अच्छा. एक रंजीत स्टूडियो बड़ा फेमस है, उसके सामने ही दादर. तो मैं छोटा था 5 साल का, तो मुझे डॉन बॉस्कोस में उन्होंने एडमिशन के लिए वहाँ भेजा और मैं सेलेक्ट भी हो गया. अच्छा. और जो उनका घर था, घर के एकदम सामने ही रंजीत स्टूडियो था. तो मैंने सबसे पहले धर्म जी को देखा था वहाँ पर. ओह. धर्म जी, शशि कपूर. अच्छा. और उस जमाने में तो बहुत क्रेज होता था सब आते क्योंकि जाते टेलीविजन होंगे नहीं था, ना हाँ. कोई इंटरनेट, ना कोई ऐसा था. किस सन की बात है ये? ये आई थिंक इट्स अबाउट 74-75 की बात अच्छा, होगी. तब हाँ आप जी, क्लास 5 में हाँ थे. जी, हाँ जी. तो फिर वो उन्होंने मेरा एडमिशन तो वहाँ कराया नहीं. और डॉन बॉस्को से मैं बताऊँ कि वहाँ पर अक्षय कुमार इज ऑल्सो स्टडीड एट डॉन बॉस्को इन दैट सेम स्कूल. सेम स्कूल. जी. ओके. तो फिर मैं दिल्ली आ गया. फिर यहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई आरंभ करके उसके बाद मैं आ गया. फिर मैं मुंबई गया. जो मेरी मासी जी थी, देन शी केम टू दिल्ली. शी हैड सम प्रॉब्लम इन अ मैरिज. और फिर वो 2-4 साल शायद वो हमारे साथ ही रही. तो वो उनका ये था कि मासा जी मुझे लेने आए, और मासा जी को ये था कि वो मुझे पहले कॉल करें. थोड़ी सी बेवफाई वाली थोड़ी सी, सिचुएशन. हाँ. तो फिर मासी जी ने मुझे भेजा, तो मैं जा कर के उनसे मैंने बात करी, फिर उनको भेजा. एंड हमारे कोई एक फैमिली फ्रेंड थे. तो मेरी जब अभी भी मुझे याद है कि मैंने यहाँ से पश्चिम एक्सप्रेस, एक ट्रेन है दिल्ली से, तो वो दादर में उतरती है. तो दादर का मेरे पास एड्रेस था. वो आंटी थी कोई हमारी, मतलब फैमिली फ्रेंड, सम ओल्ड लेडी. तो उन्होंने वो एड्रेस दिया था. तो मैंने वो दिया कूली को. वो बस स्टेशन से निकलते ही सामने वो बिल्डिंग थी. अच्छा. और मैं अपने जीवन में पहली बार में एक चौल में रुका. मुझे पता नहीं था कि चौल क्या. मैं दर्शकों को बताऊं, चौल इज़ अ वेरी कॉमन थिंग इन बॉम्बे. जैसे गोविंदा जी भी चौल में रहते थे, एंड जैकी श्रॉफ भी. तो चौल इज़ लाइक अ बिल्डिंग. यू हैव अ रूम एंड योर किचन, एंड द वॉशरूम्स आर ऑन द अदर साइड, कॉमन फॉर एवरीबडी ऑन ऑल द फ्लोर्स. दैट इज़ कॉल्ड अ चौल. तो वहाँ मैं जो उनका वरांडा होता था, रात को मैं वहीं सो जाता था. और सुबह मैं दादर चौपाटी जाता था अपनी जॉगिंग वगैरह करने के लिए, दादर बीच पर. सो वहाँ से मैंने अपना जीवन की यात्रा मैंने आरंभ करी बॉलीवुड की. तो कौन सा वो पहला ब्रेक था, किस तरह से आपको काम मिला, और क्या वो एक्सपीरियंस रहा? जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तो गया था मासा जी से मिलने के लिए. तो मैं मिल करके मैं उनको मैंने बात कराई मासी जी से, एंड कन्विंस कर दिया. तो वो आ गए और मासी जी को लेकर के चले. सेट हो गई उनकी लाइफ. तो मैंने वहाँ आई डिड सम ऑड जॉब्स फर्स्ट, और उसके बाद मुझे अच्छा लगा वहाँ पर. एंड आई मेड अ फ्यू फ्रेंड्स देयर इन बॉम्बे. और तब आई थिंक द टाइम वाज ऑल्सो वेरी नाइस, क्योंकि everybody was there, they were very helpful and very, ready to help you and cooperate in every way. तो मुझे 2-4 मेरे अच्छे दोस्त वहाँ बन गए थे. तो उन्होंने मुझे मज़हर खान से इंट्रोड्यूस कराया. जीनत अमान के जो हस्बैंड जीनत अमान, हाँ, जो हमारी रोशन लाल बनते थे हमारे जो फेमस बॉलीवुड हीरो ने, जीनत अमान. तो मज़हर खान साहब से मैंने बात करी. तो ही वॉज एक्चुअली असिस्टेंट डायरेक्टर मज़हर खान के साथ, और वो आगे किसी और के साथ काम करने के लिए उनको मिल गया था. तो ही सेड, यार यहाँ पर एक आइए वैकेंसी आप करो. अब वो वैकेंसी तो मेरी आ गई वहाँ पर, बट मेरे पास तो रहने के लिए जगह नहीं थी बॉम्बे में. तो आई मेट मज़हर खान, और मैंने उनको क्लियरली बोला कि मैंने कहा, मज़हर भाई, मेरे पास तो रहने के लिए जगह नहीं है. एंड कैन यू इमेजिन, आई एम मीटिंग दिस मैन फॉर द फर्स्ट टाइम. तो ही सेड, आप घर आ जाओ मेरे. अच्छा. आई स्टेड विद मज़हर खान एंड जीनत अमान इन देयर हाउस इन बैंड्रा इन माउंट मैरी. तो उनके 2 घर हैं, एक माउंट मैरी बैंड्रा में नीलम अपार्टमेंट्स, और एक है महबूब स्टूडियो के पीछे सोनी अपार्टमेंट्स. दे हैड 2. तो सोनी अपार्टमेंट में उनकी मम्मी रहती थी. तो समटाइम जैसे मैं लेट हो जाता था तो मैं रात को वहाँ रुकता था, अदरवाइज हम लोग दिन भर वहीं बैठते थे. तो जीनत जी से मेरी रोज़ भेंट होती थी. और एक आपको मैं बहुत मज़ेदार किस्सा बताता हूँ, क्योंकि तब हमारे लैंडलाइन फ़ोन होते थे घर पे. तो हमारा जो ऑफिस था उस अपार्टमेंट के अंदर इतना ही बड़ा था जितना हमारा ये स्टूडियो है. तो हम लोग 12 कम से कम असिस्टेंट थे, एंड एवरीबडी मोस्टली वर फ्रॉम बॉम्बे. तो उनको रहना और ये सब तो उनके लिए इट वाज थिंग. बट सिंस मेरे पास तो जगह थी नहीं, तो मैं उनके साथ ही रहता था. तो देन क्योंकि मैं साथ में रहता था, तो एडिटिंग भी मुझे करनी पड़ती थी. और मैं दर्शकों को बताऊं कि आज तो हम लोग डिजिटल मोड पे काम करते हैं,
उस समय इतने बड़े रोल्स होते थे फिल्म के, हम्म। और एक रोल होता था 10,000 फीट का, जो गोल आप देखते हैं रोल। बहुत मुश्किल, हाँ। हाँ, तो उसको मैं उठा करके, और जब पहली बार उन्होंने मुझे दिया था वो रोल्स, करीबन 10 डब्बे थे, और एक उनके पास मारुति 800 थी ब्लू कलर की, डार्क ब्लू, तो वो मेरे पास ही रहती थी, चाबी गाड़ी की भी। और एडिटिंग रूम हमारा था बैंड्रा में, ज्वाला एडिटिंग रूम पे, तो वहाँ मैं जाता था। तो वो जो उन्होंने मुझे वो डब्बे दिए थे शूटिंग के रोल्स, आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट शूटिंग, वो मुझसे पहले हो चुकी थी शूटिंग, करीबन 6 महीने पहले, बट मुझे कॉन्टिन्यूटी शीट और सब मेरे पास थी, स्क्रिप्ट। तो उन्होंने मुझे बोला था कि इसको आप सीक्वल पे लगा के ले आना। सो मैंने स्टोरी और कंटिन्यूटी शीट के हिसाब से आई यूज माई कॉमन सेंस, और मैंने वो सीक्वेंस में लगा दिया। ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड दैट डे, ही न्यू दैट दिस गाय हैज सम कौन सी टैलेंट। मूवी रही होगी? गैंग। गैंग। हाँ, गैंग, ये जैकी श्रॉफ उसमें हीरो थे, और जूही चावला, नाना पाटेकर, कुमार गौरव एंड जावेद जाफरी। अच्छा। एंड विलन थे गुलशन ग्रोवर, उसका नाम था दगड़ू काणा उसमें। अच्छा। गुलशन ग्रोवर का, तो गुलशन उनके ग्रोवर, साथ हो गया। हाँ जी। तो ये मूवी में मैंने काम करा। लेकिन मैं जो 3 घटनाएं आपको बताऊंगा मुंबई की, 91, 92 एंड 93, ये 3 घटनाएं हुई जीवन में, भारतवर्ष में मतलब। 91 में तो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे आदरणीय राजीव गांधी जी, ही वॉज असैसिनेटेड दैट डे, और उस दिन मैं मुंबई में था। तो दूसरे दिन वो पेपर में आया, तो 3 दिन तक पूरा भारतवर्ष बंद रहा। तो लिटरली आई वाज इन टीयर्स, बिकॉज मैं आपको, आंसू में था। हाँ नहीं, मैं आपको उसका कनेक्शन बताता हूँ। बिकॉज मैं राजीव गांधी जी 1985 में, जब ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वॉज वेरी स्मॉल दैट टाइम, तो मैं उनसे मिला था, और मैंने उनके चरण स्पर्श करके प्रणाम करा। तो ही शुक माई हैंड्स। तो आई सेड आई वांट टू मीट दैट गर्ल हु सिटिंग इन द कार, और वो लड़की थी, दर्शकों में बताऊं कि वो लड़की थी प्रियंका गांधी। तो ही वॉज लाफिंग, अच्छा। मतलब आई वॉज सो सिंपल दैट टाइम, यू अंडरस्टैंड, आई वॉज ऑल्सो किड। तो देन आई मेट प्रियंका गांधी। तो वो जो मुझे कनेक्शन उनका था मिलने का, एंड सच अ ग्रेट मैन, सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ। आज तो आप देखिए, कोई अगर छुट भैया भी नेता होता, वो 25-25 गाड़ी लेकर के, और दे डोंट इवन हैव द decency to talk to people, but the prime minister, sitting prime minister in 1985, मतलब he was so charming and so humble, तो वो चीज़ मेरे दिल पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। इसीलिए जब उनका assassination हुआ था, तो आई वॉज वेरी सैड अबाउट दैट। फिर दूसरी जो घटना हुई थी 6 दिसंबर 1992 में, जो बाबरी मस्जिद का, उसमें भी मैं मुंबई में था। तो वहाँ दंगे भड़क गए थे, तो दैट वाज अ वेरी बैड फेज। और फिर जो तीसरा था हमारा, मार्च 1993 में, तब ये बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था। तो मैं उस दिन शाहरुख खान का जो भी घर है, मन्नत, वो एक्चुअली एक पारसी बंगला उसको बोलते हैं, वहाँ हम लोग शूटिंग करते थे। अगर आप अनिल कपूर की फिल्म देखेंगे मिस्टर इंडिया, वो उसकी वहीं शूटिंग हुई है। अच्छा। तेजाब की भी शूटिंग वहीं हुई है। ओके। बहुत से सारे, इवन अगर आप शाहरुख खान का वो देखेंगे गाना ना, एक गाना है उसमें, तो वो सामने से गाड़ी में जा रहे हैं और पीछे उनकी वो बिल्डिंग है पुरानी। अच्छा। तो हम लोग वहाँ, मैं बैठ करके नारियल पानी पी रहा था, क्योंकि और सामने सीरोक होटल था। मैं दर्शकों को बताऊँ, अभी सीरोक होटल तो नहीं है, इट्स डिमोलिश्ड, बट उसके बैंक ऑपोजिट वो ताज का होटल बन गया। बट सीरोक होटल एकदम समुद्र के साथ में था उस जमाने में। तो मैं वहाँ स्विमिंग करने के लिए जाता था। तो मैं नारियल पानी पी रहा था, शाहरुख खान के घर के सामने एक छोटा सा एक गार्डन था, वहाँ बेंच लगे हुए थे सीमेंटेड, और वो ब्लास्ट सीरोक होटल में हुआ था, कमरे के अंदर। वो मेरे सामने वो ब्लास्ट हुआ। आई सॉ दैट विथ माई ओन आइज। और उस जमाने में मोबाइल हमारे होते नहीं थे, तो फिर मैंने तुरंत एक वहाँ पीसीओ की बूथ होते थे हमारे, एसटीडी और पीसीओ बूथ। तो मैंने मजहर खान को फ़ोन करा, तो ही सेड वेयर आर यू? आई सेड आई एम इन बैंड्रा बैंडस्टैंड। तो ही सेड तुरंत घर आ जाओ। तो ये 3 घटनाएं मुझे जीवन भर मुझे याद रही मुंबई की। अच्छा, जग्गू दादा से आपका एक स्पेशल बॉन्ड रहा है, कनेक्शन रहा है, तो उनके बारे में बताइए। जग्गू दादा का स्पेशल बॉन्ड, एक तो वो हीरो था हमारी फिल्म के, गैंग के, ही वाज द मेन लीड, और दूसरा वो पड़ोस में रहते थे। अच्छा। हम रहते थे नीलम अपार्टमेंट्स माउंट मैरी में, और वो रहते थे ला पापियन में, उनके 2 फ्लोर थे। अच्छा। तो 12th एंड 13th।
तो ये टाइगर श्रॉफ इतना छोटा सा था तब। अच्छा। तो ये हर दूसरे दिन जैकी श्रॉफ हमारे घर आते थे, जैसे कहीं शूटिंग, क्योंकि गैंग की मैं बताऊं शूटिंग बहुत कम होती थी। अच्छा। वी यूज्ड टू शूट, वो फिल्म बनने में 12 साल लग गए। 12 साल। तो मैंने 3 साल काम करा उस पर, क्योंकि फंड्स की कोई कमी थी या सम अदर थिंग्स, बट आर्टिस्ट वर वेरी कोऑपरेटिव। तो जैकी श्रॉफ जैसे कहीं शूटिंग करते थे किसी और, तो शाम को घर आते थे, तो कभी आ जाते थे सोफा पर लेट जाते थे, कभी हमसे बात करते थे, कभी हमें घर बुला लेते थे। अच्छा, वो मुझसे ज़्यादा क्लोज थे बिकॉज आई वॉज देयर 24/7। बाकी लड़के तो सुबह आते थे, शाम को चले जाते थे। आई वॉज देयर 24/7। कुछ भी काम होता था, मेरे पास गाड़ी होती थी, और जैसे जैकी श्रॉफ के घर जाना है, कुछ उसको स्क्रिप्ट देनी है, कुछ देना है, तो मैं ही जाता था। और बगल में था, मतलब ये गेट क्रॉस करके। टाइगर श्रॉफ तब भी ऐसे ही डांस करते थे? टाइगर श्रॉफ बहुत छोटा था। अच्छा। ही वाज अबाउट आई थिंक 3 years old दैट टाइम व्हेन आई सॉ हिम, 3 years old। तो उनकी मम्मी जो थी, उनकी दादी, वो खेलती थी, और उनकी बहन आई थिंक शी वाज नॉट बोर्न दैट टाइम। तो हम लोग घर जाते थे, तो वो खिलाते थे, मैं बैगन का भरता मैं बड़ा खाता था। और उनके पास लंबी लंबी गाड़ियाँ होती थी जैकी श्रॉफ के पास। तो एक दिन मैंने उनको, मतलब आई थिंक उनको आज तक किसी ने गुस्से में नहीं देखा, कभी भी नहीं। वो हमने एक दिन उनको देखा सेट पर। वो क्या हुआ कि एक वो शॉट था हमारा, उसमें कुछ भैंसें वगैरह भी थी फिल्म के अंदर। तो जो अपना वहाँ पर कोई टेक्निकल गाय था, तो उसने पता नहीं क्या करा, कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, वो भैंस गई पानी पीने, उसको करंट लग गया। ही गॉट वेरी एंग्री दैट टाइम। तो द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम इन एंगर, पहली बार ये है। हाँ, बट जो उन्होंने बैगन का भरता खिलाया, मैं आपको बताऊं दर्शकों को भी, कि आज तक मैंने ऐसा बैगन का भरता नहीं खाया कहीं पर भी। जी। खुद बनाते हैं? हाँ। अच्छा, शाहरुख खान से भी आपका काफी कनेक्शन रहा है? शाहरुख खान से मैं मिला था सबसे पहले दिल्ली डिफेंस कॉलोनी, क्योंकि मैं रहता डिफेंस कॉलोनी में हूँ। और तो ये 1985 की बात है। तो किसी ने एक बर्गर की दुकान खोली थी डिफेंस कॉलोनी। तो ये एक वाइट कलर की मारुति वैन इनकी थी। तो ये आए, गाड़ी रोकी, और उन्होंने बोला भाई हमारा एक सीरियल आ रहा है फौजी, वो आप देखना। तो हम तो इसको जानते नहीं थे। तो उसने मुझे बोला कि दूरदर्शन पर आ रहा है, तब दूरदर्शन ही होता था चैनल इंडिया में। तो वो इंसिडेंट्स हमें याद है। फिर सीरियल देखा भी हमने, तो अच्छा लगा। उसके बाद फिर 1991 में मुंबई में मैं जब, जैसे मैंने बताया कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया था, तो मैं दादर से फिर मैं शिफ्ट होकर के मजहर खान के पास आ गया था। तो मैं हिल रोड पे था बैंड्रा में। तो एक लड़का दौड़ करके आ रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चोरी करी ना, जैसे कोई चोर भाग रहा है और पीछे लोग भाग रहे हैं। तो हम लोग सब ऐसे देखे, जब तक हमने देखा तो वो आगे निकल गया, और पीछे से देखा तो सनी देओल दौड़ रहा है। अच्छा। तो जब मैंने सनी देओल को देखा दौड़ते हुए, तब मुझे समझ में आई कि ये कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है जी। और इसको मैं बताऊं दर्शकों को, इसको बोलते हैं हम लोग गोरिल्ला शूटिंग, जहाँ पर कैमरा इज हिडन समवेयर। हम आम जनता, और जो वहाँ पर जनता उसमें है, दैट इज द रियल पीपल, इट इज़ नॉट जूनियर आर्टिस्ट उस शॉट में। ये फिल्म डर की बात मैं बता रहा हूँ दर्शकों को जी। तो वो उनसे मेरी एक वहाँ पर मुलाकात हुई। देन आई मेट हिम इन अ पार्टी, आई मेट हिम एंड गौरी, बिकॉज मैं इंडस्ट्री का हिस्सा था। तो मजहर खान ने एक बार पार्टी रखी थी अपने बच्चों के लिए, तो ये आए थे गौरी के साथ, तो उनसे मेरी भेंट हुई थी वहाँ पर जी। अच्छा, और भी एक्टर्स हैं जैसे कि अक्षय कुमार से भी आप मिले? तो हाँ, अक्षय का मैं दर्शकों को बताऊं, ये बड़ा मज़ेदार किस्सा है कि दिल्ली में एक जगह है लाजपत नगर, सेंट्रल मार्केट हम लोग बोलते हैं उसको, बड़ी फेमस मार्केट है। लेडीज़ तो खैर खास करके जानते होंगे इस मार्केट को, फेवरेट जी। तो यहाँ अक्षय कुमार के मामा की चूड़ियों की दुकान है, चूड़ियाँ एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी। और मैं आपको ये भी बताऊँ नीति जी, अक्षय कुमार एक्टिंग करने से पहले वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेकर मुंबई में बेचते थे पहले, टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी, बिकॉज ही वॉज अनएम्प्लॉयड। तो ये हमारे घर में कोई शादी थी, तो हम लोग वहाँ गए ये सब सामान लेने के लिए। तो ये वहाँ पर उस दिन लकीली शॉप पर खड़ा था। अच्छा, पर्सनैलिटी तो इनकी बहुत ज़बरदस्त थी, लंबे लंबे बाल और ये वो, और इनका बात करने का अंदाज वो बिल्कुल दिल को छू गया। और मुझे अभी भी याद है, मुझे गोल्ड स्पॉट, अब तो पता नहीं वो आती, गोल्ड स्पॉट एक कांच की बोतल में आती थी, वो मतलब वो जाने नहीं दिया हमें वहाँ से। अच्छा। तो मैं बड़ा खुश हो गया, गोल्ड स्पॉट उन्होंने मुझे वहाँ पिलाई, फिर वो सारी वहाँ से शॉपिंग करी, शादी की। वो मेरे जो आंटी थे वो बोले। तो दैट्स हाउ आई रिमेंबर अक्षय कुमार देयर, क्योंकि आई हैव अ माई मेमोरी इज लाइक अ एलिफेंट। अगर मुझे कोई भी आप 10 साल पुरानी बातें पूछोगे
तो मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा कि ये मैं इससे यहाँ पर मिला था। तो सर आपकी मेमोरी अच्छी है, तो हम आपसे ज़्यादा दूर नहीं लेकर जाएंगे, वो सवाल पूछेंगे जब आप स्वयंवर में गए थे मल्लिका शेरावत के। जी, पहले आप अगर हम भारतवर्ष में देखें तो पहले स्वयंवर ही होते थे जी जी। सबके, और ये मल्लिका शेरावत क्योंकि मेरी फेवरेट हीरोइन भी है और मुझे अच्छी लगती है, उनका काम भी अच्छा लगा वेरी मुझे। टैलेंटेड। तो इनका ये एक शो आने वाला था टेलीविज़न पर, ऑडिशन दिल्ली में हुए, तो मैं भी ऑडिशन में गया और मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। ओके। और जो प्रोडक्शन टीम थी ये वही प्रोडक्शन टीम है जो बिग बॉस का भी प्रोडक्शन अभी देखती है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने बोला कि आप गिफ्ट क्या दोगे मल्लिका को। हाँ, क्योंकि मैं सेलेक्ट हो गया था। हम्म 30 लड़के थे टोटल इसमें, मैं 30 में से एक में था। तो मैंने कहा भाई गिफ्ट में कोई बोल करके थोड़ी मैं अपने हिसाब से ले आऊँगा। तो वो लड़कियाँ मुझे रात को 10 बजे के बाद फ़ोन करती थी, प्रोडक्शन वाली 2-3 थी वो। अब मैं थोड़ी देर के लिए मैं सोच रहा हूँ ये मुझे इतना ज़्यादा फ़ोन क्यों कर रही हैं। तो एक दिन मैं परेशान हो गया, तो तीसरे दिन मैंने कहा मैम आप मुझे खुद बता दीजिए कि क्या गिफ्ट देना है, ठीक है, तो मैं आप जो बोलेंगे मैं लेकर के आ जाऊँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि हमें रिटर्न में लिखना है यहाँ पर। अच्छा। तो मैं सीरियस हो गया, मुझे लगा शायद देना हो ही सकता होगा। है। तो मैंने गोल्ड का सेट लाजपत नगर मार्केट जा करके मैंने गोल्ड का गोल्ड सेट का ले लिया। सेट? उन्होंने मुझे डायमंड बोला एक्चुअली, ओके। तो मैंने कहा डायमंड तो तब दूंगा जब शादी हो जाएगी। वेरी क्लेवर। है ना, तो मैंने कहा डायमंड का तो अभी मतलब नहीं है, लेट मी फर्स्ट प्रपोज एंड इफ शी सेज यस देन डायमंड कैन कम इन, बट मैं गोल्ड का सेट दे दूंगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि 30 के 30 लड़के गिफ्ट ला रहे हैं वहाँ पर। ओके। मैंने गोल्ड का सेट ले करके उनको फ़ोटो भेज दी और उनको मैंने लिखवा भी दिया कि ये है, मतलब दिस इज़ द साइज़ एंड दिस इज़ द वेट ऑफ द गोल्ड, 22 कैरेट का गोल्ड मैंने सेट ले लिया एक। वो बड़े खुश हो गए। तो फिर उन्होंने मुझे यहाँ से, उदयपुर में हमारी शूटिंग हुई थी राजस्थान में, सिटी पैलेस पे। जी। तो मैं वहाँ चले गया और मेरा जो पहला शॉट था वो रात को था 3 बजे। तो बहुत अच्छा उनके साथ ही वो रहा। फिर वो मैंने उनको गिफ्ट दिया, और मैं दर्शक को बताऊं कि आई वॉज द ओनली पर्सन हु हैड बॉट अ गिफ्ट। बाकी कोई गिफ्ट नहीं लाया। किसी को उन्होंने बकरी का बच्चा पकड़ा दिया था देने के लिए, कैमरे में। किसी को एक उन्होंने ड्रेस दे दी देने के लिए, किसी को घी का डब्बा दिया। तो ऐसे करके प्रोडक्शन वालों ने काम करा। तो ये बात मुझे बाद में पता। एक्चुअल सेट एक्चुअल गिफ्ट सेट, किया? यस। ओके, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। बट वो मल्लिका शेरावत को तो मिलना ही नहीं था, वो था प्रोडक्शन की लड़कियों के लिए। वो मुझे वहां जाकर के पता चला। अच्छा। ऑन द कैमरा तो मल्लिका वो ले रही है आपसे गिफ्ट, बट वो प्रोडक्शन की प्रॉपर्टी हो गई इसके बाद। तो इसीलिए वो गोल्ड और डायमंड पर ज़्यादा वो मुझे वो कर रहे थे। राइट। तो वो थोड़ा सा मुझे उन्होंने बेवकूफ़ बनाया, बट आई हैड अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। वहाँ पर हमारा शूटिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। कम से कम रात को हमारी शूटिंग होती थी, 5 से 6 हज़ार लोग आते थे हमें देखने के लिए। शूटिंग मल्लिका शेरावत को देखने के लिए। और काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला। और एक एक्टिंग उसमें एंकर थे, कोई एक लड़का है रॉय करके, रोनित रॉय या राहुल रॉय। रोनित रॉय शायद। 2 भाई है ना वो, एक रोनित राहुल और रोनित। हाँ, तो एक वो था लड़का उनका, वो ही वॉज द एंकर देयर, और हम लोग 30 लड़के थे। बट वेरी गुड एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा उनसे होकर के। एक और एक्सपीरियंस है आपका ट्यूलिप जोशी के साथ, आपने एयरलाइन सीरियल में आप नजर आए थे। ये ट्यूलिप जोशी जो है ये एक स्टार प्लस के लिए सीरियल बना था, एयरलाइन। और ये मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा, बिकॉज उसमें ये दिखा रहे हैं कि इन एनी इंडस्ट्री, स्पेशली इन, अगर हम भारतवर्ष की बात करें, तो अब जैसे पायलट अगर लेडी बन जाए तो लोग थोड़ा घबराते हैं उस प्लेन में बैठने से, खास करके इफ यू लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस आल्सो, आई डोंट वांट टू नेम देम। प्लेन तो दूर, अगर कोई लेडी ड्राइव कर रही है तो भी बोलेंगे अरे लेडी है। जबकि दे आर मच मोर बेटर देन मेल। थैंक यू। हाँ, आई बिलीव दैट जी। तो वो स्टोरी का जो बेस लाइन इतना अच्छा था, आई वाज सो इम्प्रेस्ड विद द स्टोरी लाइन दैट आई सेड यस। तो उसमें मैंने एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का मैंने रोल प्ले करा। और उसकी मैं थोड़ा सा जिस्ट बताऊं, कहानी ये है कि ये ट्यूलिप जोशी की पहली फ़्लाइट है एज अ फर्स्ट ऑफिसर, क्योंकि जब आप जाते हो एज अ पायलट तो पहले आप बनते हो फर्स्ट ऑफिसर विद द कैप्टन। तो ये फ़्लाइट जा रही है दिल्ली से मुंबई, और उनकी पहली उड़ान है। और जब वो जा रही हैं तो जो भी उनका एक प्रोटोकॉल टेस्ट होता है सारा मेडिकल ये वो, तो सब लोग उसको टॉन्ट करते हैं कि मतलब ये वो, आप टेंशन मत लो, वहाँ तो पायलट साहब बैठे हुए हैं
आप टेंशन मत लो, आपको बैठना है आराम से वहाँ पर। तो जब टेक ऑफ के बाद जो मेन पायलट है कैप्टन, उसका हार्ट अटैक आ जाता है ओके। इन द स्टोरी। तो पायलट की तो अब नाउ द इंटायर प्लेन इज अंडर हर, और पैसेंजर्स में भी एक पायलट बैठा हुआ है हु इज फ्लाइंग ओके ऑन अ सिविल ड्रेस। तो उनको जब पता चलता, वो कॉकपिट में आते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं हैंडल करूँ। उसने कहा आप जाकर के अपनी सीट पे बैठिए, इस जहाज की पायलट मैं हूँ। और फिर इमरजेंसी लैंडिंग होती है अहमदाबाद गुजरात में, क्योंकि वो उसको हॉस्पिटल डालना है पायलट को, कैप्टन को। तो वहाँ का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मैं हूँ, और हम लोग बाइनोकुलर्स लगा करके देख रहे हैं। हम लोग भी पैनिक करें नीचे, पूरा फायर ब्रिगेड और ये वो, कहीं लैंड क्रैशिंग ना हो जाए कुछ, क्योंकि उनकी पहली फ्लाइट है। तो बड़े अच्छे से प्लेन को लैंड कराती है, और मतलब एवरीथिंग इज, तो दैट इज द जिस्ट ऑफ द स्टोरी। तो आई रियली मजा आया वो बहुत, करने हाँ में। बहुत अच्छा लगा उनके साथ मैंने काम करा, ट्यूलिप जोशी के साथ। और अभी आप देखिए बॉलीवुड में नीति जी, हम लोग ये बड़ा सुनते हैं नेपोटिज्म, और मैं दर्शकों को भी बताऊं कि बॉलीवुड ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर नेपोटिज्म चलता नहीं है। आप पॉलिटिक्स में बोलेंगे वहाँ नेपोटिज्म चलेगा, एमएलए का बेटा एमएलए बन जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा, क्योंकि वहाँ नेपोटिज्म चलती है। वहाँ दूसरे को आपको मौका देंगे ही नहीं वो। लेकिन बॉलीवुड इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पर नेपोटिज्म चलती नहीं है। आप पूछेंगे कैसे, पूछिए कैसे। मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ कि मान लिया आपको स्टार किड है, आपको सारी बैकिंग मिल गई, ट्रेनिंग आपने करी, सब चीज़ करी, और आपके माता पिता ने जो भी आपके इंडस्ट्री में है, उन्होंने आपको पूरा अपना जो उनका निचोड़ है 40 साल का 50 साल का एक्सपीरियंस आपको दे दिया। ठीक है, अब आप प्रिपेयर्ड होकर के आगे। नाउ अल्टीमेटली ऑडियंस इज द जज। अगर ऑडियंस ने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो वो ये नहीं देखेगी ये स्टार किड है या ये कोई आम परिवार से आया हुआ लड़का या लड़की है, वो आपको सारा खबर बैठा लेंगे। आपको ब्रेक मिल सकता है, लेकिन आप हिट तभी होगे जब... मैं आपको बताऊं कि कोई भी जो बॉलीवुड में लड़का लड़कियां जाना चाहते हैं, तो आप जाइए, अगर आपको अपने पर विश्वास है। आपको ये हो सकता है कि आपको देर से काम मिले, ये मैं मान सकता हूँ, अगर आप इंडस्ट्री से नहीं है। लेकिन जिस दिन आपको काम मिलेगा, जनता आपको, जो जज है वही आपको बता देगी कि आप फिट है कि अनफिट है। मैं बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार किड्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी एक का, बट आप ये देखिए कि उनको उनके माँ बाप ने उनको सब कुछ दिया, बट वो फिर भी ज़ीरो निकले। 25-25 फिल्में देने के बाद भी लोग, मतलब दे आर, जहाँ से उन्होंने आरंभ करा था वो आज भी वहीं खड़े हैं। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे, जो वो बताते हैं कि मैं फिल्म सिटी से अंधेरी तक मैं पैदल आता था, बिस्किट और पानी खा करके बेहोश हो जाता था पैदल, जिसके पास बस का किराया नहीं होता था। आज वो सुपरस्टार बन गए, प्रोड्यूसर उनके घर के आगे लाइन लगा रहे हैं साइन करने के लिए। सो अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि टैलेंट इज व्हाट काउंट्स इन बॉलीवुड। यही एक हो सकता है कि अगर आप बॉलीवुड में हैं तो आपको चांस जल्दी मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो जनता आपको रिजेक्ट कर देगी। और बॉलीवुड में एक ही है जो आपका दोस्त है। पूछिए कौन? पूरे बॉलीवुड में कोई भी एक्टर है, मेल और फीमेल, उनका एक ही दोस्त है, सच्चा दोस्त जिसको बोलते हैं, दैट इज द कैमरा। क्योंकि कैमरा आपको सच बताएगा। कैमरे को ये नहीं पता आप एक रोल्स रॉयस में बैठ करके आए हैं या आपको वैनिटी वैन मिली है या आप ऑटो में बैठ करके आए हैं। जैसी आपका कैमरा रोल करेगा, आपका टैलेंट बोलेगा उस पर। तो कैमरा विल टेल यू वेदर यू आर फिट और यू आर नॉट फिट। कैमरा झूठ नहीं बोलता, कैमरा सच बोलता है। सर, एक सवाल मेरा ये है कि आप ही के फ्रेटर्निटी के बॉलीवुड के एक अच्छे एक्टर हैं राजपाल यादव, जो कि अभी हाल ही में उन्होंने सरेंडर किया है, तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं। कोई अता पता लापता एक मूवी बनाई जो कि फ्लॉप हो गई। हालांकि कई लोग उनके सपोर्ट में भी आ रहे हैं, उनके लिए फंड कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या है वो किस्सा और आप किस तरह से उससे जुड़े? ये किस्सा तो काफ़ी पुराना है और मैं इस पर अब ज़्यादा अभी बात करना, चर्चा करना मैं ठीक समझता नहीं हूँ। बट मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि मेरे एक फ्रेंड थे, तो ये 5 करोड़ रुपए का एक किस्सा है जिसमें कुछ मैंने भी उनको आधा इसमें दिए थे और लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था और उन्होंने ये पैसे रिटर्न नहीं करे। और ये बोला कि भाई आप तो पार्टनर थे, बट कि ये उन्होंने फाइनेंस लिया था ऑन ब्याज पर।
इंटरेस्ट पर। तो वापस नहीं करा। फिर इनको पहले जो हमारे मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट थे, ऑनरेबल दिल्ली कोर्ट के अमित अरोड़ा जी, ही सेंट हिम टू तिहाड़ जेल फॉर 6 months। उसके बाद इन्होंने अंडरटेकिंग दी कोर्ट में कि हम आपको ये पैसा लौटा देंगे। फिर ये टालते रहे, बहुत सालों तक टालते रहे और अल्टीमेटली जैसे हम कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो वाकई में लंबे होते हैं सबके लिए। तो फिर उनको अभी दोबारा, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, समवन ऑफ हु सो टैलेंटेड, एंड बॉलीवुड के लिए 5 करोड़ रुपए तो बहुत छोटी सी अमाउंट है, मैं ऐसा मानता हूँ, आज भी, पहले भी थी। तो ये थोड़ा सा दुख होता है ऐसे कि कोई ऐसे करे काम और अपना नाम खराब करे, तो इट इज़ नॉट इन अ गुड टेस्ट। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे और वो मतलब अच्छे से काम करें और एक अच्छा जीवन व्यतीत करें और भविष्य में ऐसा काम ना करें जिससे उनकी बदनामी हो। तो सर, हमने सुना है कि जो सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान, तीनों खान हैं बॉलीवुड के, उनसे आपका कुछ खास कनेक्शन है, तो उसके बारे में कुछ बताइए जी। मैं काफ़ी यंग था तब और बचपना कहिए इसको कि मेरे को ना एक सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान के साथ मुझे अपनी हाइट नापनी थी। मुझे एक क्रेज़ चढ़ गया था। अच्छा। अब सलमान खान मुझे हर दूसरे दिन मिल जाते थे क्योंकि बांद्रा में रहते थे, महबूब स्टूडियो सामने ही था, वो शूटिंग करते थे। तो उनसे तो मैंने हाइट अपनी नाप ली, मैं उनसे लंबा ही हूँ 2 इंच। अच्छा। शाहरुख खान भी मुझे मिल ही गए थे 2-3 बार, एक वो मजहर खान की पार्टी में, तो उनसे ही मैंने। आमिर खान मेरे हाथ नहीं आ रहे थे। अच्छा, मेरा ये जो नेचर है कि मुझे जो चीज़ करनी होती है एक दिन, एक बार में, तो जब तक मैं वो कंप्लीट नहीं करूँ तो मैं अंदर से मैं बेचैन हो जाता हूँ। अब मैंने कहा इसको पकड़ना है क्योंकि मैंने हाइट नापनी है, बाकी और कुछ नहीं था, ना फोटो खींचनी ना बात करनी, सिर्फ हाइट नापनी है। अब दोनों से मैंने हाइट नाप ली, सलमान और शाहरुख खान से, दोनों से मैं लंबाई हूँ। अब ये हाथ नहीं आ रहे मेरे। अच्छा, इनके छोटे भाई फैसल खान, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे क्योंकि महबूब स्टूडियो के सामने ही नासिर हुसैन साहब का ऑफिस था। नासिर हुसैन साहब वो हैं जो मंसूर खान के फादर साहब हैं, जिन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में, यादों की बारात और ये वो, और तो मैंने कहा बे से कैसे मिलूँ, तो मैंने मंसूर खान को फ़ोन कर दिया कि भाई मैंने आपसे मिलना है। वो उनकी तब फिल्म बनी थी जो जीता वही सिकंदर। अच्छा। तो उन्होंने कहा आप घर आ जाओ। तो मैंने फैसल से नंबर ले लिया था मंसूर का, तो बांद्रा हिल रोड से हम लोग चले गए, पाली हिल पे इनका घर था, बांद्रा में ही कोठी थी। तो मंसूर खान से मिला तो मंसूर खान थोड़ा सा उदास हो गए मुझे देख करके। पहले उनको लगा कि मैं एक्टिंग करने के लिए आया हूँ, तो उन्होंने कहा भाई साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास 12 असिस्टेंट हैं, वो सब एक्टर बनना चाहते हैं, और अगर आप जो जीता वही सिकंदर देखेंगे उसमें जो कुछ शॉट्स हैं वो सारे असिस्टेंट्स हैं इसमें, जो ज़बरदस्ती वो एक्टिंग भी कर रहे हैं पर। तो ही वॉज वेरी डिसहार्टेंड विद दैट थिंग, वो बहुत परेशान रहते थे। अब मैं गया तो मिलने इनसे, आमिर खान से। आमिर खान को उस दिन वहाँ आना था, मैं इसीलिए उस दिन मैंने चूज़ करा कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो ये शायद थोड़ा लेट हो गए, तो मंसूर ने कहा मेरे फादर साहब से, नासिर साहब से मिल लो, नासिर हुसैन साहब से। तो मैं बंगले में फर्स्ट फ्लोर पे थे, नीचे आ गया, नासिर हुसैन साहब, तो मैंने पहली बार उनसे मिला हूँ। आप देखिए व्हाट अ ग्रेट मैन नीति जी, मतलब मैं ग्रेटेस्ट बता रहा हूँ उस इंसान की, मुझे जानते भी नहीं पहचानते भी नहीं है। तो मैंने कहा साहब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ और ये वो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने सीधे आशा पारिक को फ़ोन कर दिया। अब मैं आपको बताऊँ दर्शकों को कि आशा पारिक वॉज हिज फ्रेंड, और उन्हीं की वजह से आशा पारिक जी ने शादी भी नहीं करी। तो आशा पारिक जी को उन्होंने बात करी कि ये संजय आए हुए हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, वो तब एक सीरियल बना रही थी, गुजराती सीरियल, एज ए डायरेक्टर। तो उन्होंने कहा असिस्टेंट तो मेरे को चाहिए लेकिन आई वांट अ फीमेल असिस्टेंट। तो कोई बात नहीं। तो नासिर हुसैन साहब ने बोला बेटा कोई बात नहीं, सॉरी, मतलब बट द वे ही ट्रीटेड मी, मतलब वो बात मेरे दिल को छू गई उनकी। सच अ ग्रेट मैन एंड सो काइंड एंड सो सपोर्टिव, सो कोऑपरेटिव। और बॉलीवुड में बताऊँ आपको, मैं जितने भी लोग मिले बॉलीवुड परिवार के, वो सारे लोग मुझे अच्छे टकराए। मुझे कोई भी वहाँ पर ऐसा नेगेटिव मुझे नहीं, दे आर वेरी हेल्पफुल। अगर आप उनसे बात करेंगे मोस्टली,
जितने परिवारों से वहाँ पर मिला हूँ, दे वर वेरी काइंड एंड वेरी वेरी कोऑपरेटिव। अब जैसे मैंने बताया मैं जीनत अमान और उनके घर पे रहता था। अच्छा, अब ये आमिर खान वाला किस्सा, मैं वहाँ से निकल गया बाहर और आमिर खान की गाड़ी अंदर चलेगी तो मैंने मिस कर दिया। अब मैं और परेशान हो गया। तो एक दिन मुझे पता चला ये शूटिंग कर रहे हैं, एक इनकी फिल्म आई थी हम हैं राही प्यार के, महेश भट्ट उसके डायरेक्टर हैं, जूही चावला के साथ। तो जुहू तारा रोड पे एक होटल है, होराइजन होटल, तो वहाँ पूल साइड पे ये इनका शॉट चल रहा है। जूही चावला इनका कॉफ़ी शॉप में बैठे और एक छोटा सा लड़का उसमें अभी आई थिंक कुणाल खेमू, केमू हाँ वो, और एक और लड़का था। तो वो एक जो बड़ा वाला लड़का था वो जाकर के पूल में गिर जाता, वो कुछ शॉट ऐसा था। अब मैं वहाँ जाकर के कॉफ़ी शॉप में बैठ गया। अच्छा, आमिर खान इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। उसने यूँ नज़र घुमाई, वो थोड़ी देर में वो समझ गया कि दिस गाय इज ऑब्जर्विंग मी। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत दूर बैठा हूँ उनसे, ना मैं हाथ मिलाने जा रहा हूँ ना मैं बात करना, मैं सिर्फ मुझे हाइट नापनी है। अब वो उठ ही नहीं रहे और शॉट वो 4 या 5 उनके टेके हुए, महेश भट्ट भी वहीं बैठे थे। मैं फिर लॉबी में चले गया, 2 घंटे वहाँ मैं वेट करते करते थक गया। तो मैंने कहा निकलेंगे तो लॉबी से बाहर, तो मैं लॉबी में बैठ गया। एंड थ्रू माई गुड लक वो फिर बाहर आना ही था उनको, 5-6 लोग आए वो उसके साथ, और मैं जैसे ही वो आए तो मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लग गया क्योंकि मुझे हाइट नापनी थी। तो वो जैसे ही आए तो मैं ऐसे उनके बगल में से जा करके मैं ऐसे खड़ा हो गया और मैंने नाप ली हाइट। तो मैं सेटिस्फाई में, चलो मैं इनसे थोड़ा सा लंबा हूँ। तो ये मेरा तीनों के साथ, मैं तीनों के पीछे मैं हाथ धो करके पीछे पड़ गया था। तो ये इसमें मैं आपको बताऊं कि ये तीनों से जब मैंने हाइट नापी तो ये समय लंबा था, लेकिन मैं नीति जी आपको बताऊं ये तीनों मुझसे बहुत ऊंचे हैं। अच्छा। एज अ पर्सन दे आर वेरी वेरी टॉल। वो मेरा बचपना था। और तो ये मुझे एक किस्सा याद आता। और उसके बाद ये एक गज़ल सिंगर है बहुत हैंडसम, तलत अजीज़ जी। तो जैसे मैंने बताया कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त बन गए थे हु आर एस्पायरिंग एक्टर्स फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यहाँ से। तो वो मुझे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो जब भी आते थे कहीं सेट पर मिलते थे तो आई हैव टू गिव देम अ गुड टाइम। नहीं तो लड़कों को तो लोग वहाँ बात भी नहीं करते हैं, एस्पायरिंग एक्टर्स होते हैं। तो मैं उनको चाय पिलाता था स्टूडियो में, खाना खिलाता था, ऐसे करके। तो एक दिन उन्होंने मुझे शर्त लगाई कि आप महेश भट्ट से मिल करके दिखाइए। मैंने कहा ठीक है, मिल लेते हैं। 100 रुपये की शर्त लग गई। वो 4 थे, मैं एक था। जूहू तारा रोड में पहुँच गया तो महेश भट्ट के मैं घर पहुँच गया ऊपर, और मैं वो आलिया भट्ट की मम्मी है सोनी जी, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, वो कुछ बना रही थी तो हाथ में उनकी करछी थी और भट्ट साहब ऐसे कुछ नोवेल पढ़ रहे थे। अच्छा। तो मैंने भट्ट साहब वो आपसे मिलने आया था, तो उसने कहा ऐसे काम करो, आप कल शूटिंग है फिल्म सिटी में, वहाँ पर आ जाइए। तो मैंने कहा फिल्म सिटी में कहाँ शूटिंग है? तो उन्होंने कहा आप सलील से, सलील उनका असिस्टेंट था उस समय। तो मैंने कहा ठीक है। तो और उनका रोड क्रॉस करके ऑफिस था जूहू तारा रोड पर। तो मैं वहाँ सामने चले गया, सलील से मिला। मैंने कहा भट्ट साहब ने मुझे भेजा आपके पास, आप ही सलील है? उन्होंने कहा हाँ। तो उसने मुझे पूरा एड्रेस दे दिया कि कल आपको इतने बजे शूटिंग पे आना है। अब वो मैं शर्त भी जीत गया 4 लड़कों से। दूसरे दिन मैं टैक्सी पकड़ करके 4 लड़कों को ले गया, लंच टाइम पे पहुँच गया। पहले तो हमने सबने वहाँ लंच करा। अब वहाँ मैं देखता हूँ कि एक बड़ा हैंडसम बंदा, अब मुझे लग रहा कि मैंने इसको कहीं देखा है, तलत अजीज़ को। मैंने कहा ये तो गज़ल सिंगर है। तो वो एक्टिंग कर रहे थे, वो संगीता बिजरानी। उस फिल्म का नाम था धुंध, डायरेक्टेड बाय महेश भट्ट, जो कभी रिलीज ही नहीं हुई। और अभी मैं रिसेंटली बताऊं आपको और दर्शकों को कि मैंने रिसेंटली उनको इंस्टाग्राम पर मैसेज डाला, तलत अजीज़ को, कि भाई साहब आपको मैं तब मिला था जब आपकी शूटिंग चल रही थी वहाँ फिल्म सिटी पर विद संगीता बिजरानी। तो आई थिंक विद इन हाफ एन आवर ही रिप्लाइड टू मी कि यस यू आर राइट। ओके। तो ये एक किस्सा है बड़ा मजेदार। इसके बाद मुझे बताइए, आपके बड़े इंटरेस्टिंग पड़ोसी हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, उनके बारे में तो मैं जैसे आपको मैंने दर्शकों को बताया कि मैं डिफेंस कॉलोनी में रहता हूँ दिल्ली में। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा तो ही इज़ बोर्न एंड ब्रॉट अप इन डिफेंस कॉलोनी। तो ये छोटे से थे मेरे सामने तो काफ़ी, तो स्कूल वगैरह जाते थे। उसके बाद ये मॉडलिंग करने लगे, तो मेरे को भैया बोलते हैं बीवी। तो उनके साथ हमारे पारिवारिक संबंध आज भी हैं। और अब तो मुंबई ज़्यादा रहते हैं, बट वो जब भी उनको मौका मिलता है वो आते हैं। और कियारा आडवाणी भी दिवाली पे तो मैं इनसे मिला था घर पे इनके। तो डी ब्लॉक में रहते हैं, डिफेंस कॉलोनी में जी।
सर आप एक लंबा करियर रहा है आपका बतौर डायरेक्टर, एक्टिंग आपने की है, रियलिटी शोज़ किए हैं और अब आप पूरी तरह से समर्पित हैं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रोजेक्ट का के बारे में हमें बताइए, आप किस तरह से जुड़े हैं? मैं बताऊं नीति जी, जैसे आप जीवन में जब आगे बढ़ते हैं, आप अपने उद्देश्य और लक्ष्य को पूर्ण करते करते आप एक स्टेज पर ऐसे आते हैं कि अब आपको समाज के लिए क्या करना है, अब आप देश के लिए क्या कर सकते हो, देश की सेवा के लिए। तो जैसे पर्यावरण को आप देखिए, तो पर्यावरण आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और माँ गंगा से मेरा जुड़ाव बहुत गहरा है, आत्मिक है। और जैसे मैं आपको और दर्शकों को मैं माँ गंगा का परिचय दूं कि माँ गंगा जो श्री बद्रीनाथ धाम से भगवान विष्णु जी की चरणों से द्रव्य रूप से मातेश्वरी अलकनंदा के रूप में आ रही है। जी। दूसरा धाम श्री केदारनाथ धाम भगवान शिव की जटाओं से मातेश्वरी मंदाकिनी जी के नाम से आ रही है। जी। तीसरा धाम गंगोत्री धाम मातेश्वरी भागीरथी जी के नाम से आ रही है। जी। और आगे देवप्रयाग में प्रयाग करके मिलन पे माँ गंगा का उद्गम स्थान जो देवप्रयाग है। जी। अभी हमारे आते पंच प्रयाग, पवित्र पंच प्रयाग, जिसमें धौली गंगा और अलकनंदा का जहाँ पर प्रयाग होता है, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फ्लुएंस, तो दैट इज़ कॉल्ड विष्णु प्रयाग। जी। पहला प्रयाग। जी। दूसरा प्रयाग है नंद प्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और नंदाग्नि का मिलन होता है। अच्छा। दैट प्रयाग दैट इज़ कॉल्ड नंद प्रयाग। फिर आते हैं कर्ण प्रयाग, थर्ड प्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा पिंडार जी का प्रयाग है, उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। चौथा प्रयाग है रुद्रप्रयाग, जहाँ मंदाकिनी जी और अलकनंदा जी का मेल होता है, उस पवित्र स्थान को बोलते हैं रुद्रप्रयाग। और पंचम और अंतिम प्रयाग देवप्रयाग, जहाँ भागीरथी जी और अलकनंदा जी का मिलन होता है, प्रयाग होता है, कॉन्फ्लुएंस, जहाँ पर हमारे शास्त्रों में लिखा कि भगवान विष्णु जी की नाभि भी यहीं पर विराजमान है, देवप्रयाग पे। और देवप्रयाग ही माँ गंगा का उद्गम स्थान है। और देवप्रयाग से निकल करके, पहाड़ों से निकल करके माँ 2525 किलोमीटर की यात्रा करते हुए गंगा सागर तक जाती है, जिसमें 5 राज्यों से होते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल, पश्चिम बंगाल तक। और इसमें पश्चिम बंगाल में एक जगह है फरक्का, जहाँ पर बांध बना हुआ है, जो 2.25 किलोमीटर का बांध है, फरक्का डैम जिसको हम बोलते हैं, एंड इट हैज़ 109 गेट्स। और वहाँ से माँ गंगा माँ पद्मा के नाम से बांग्लादेश में चली जाती है। एंड द गंगा कैनाल विच ब्रिंग्स माँ गंगा टू हुबली, इट्स 38.38 किलोमीटर्स कैनाल, जिससे माँ गंगा हुबली जी में आकर के गंगा सागर तक जाती है। और ये जो हमारी एक जल संधि भी हुई थी, इसमें मैं दर्शकों को बताऊं कि ये जो बांध हमारा बना था फरक्का, स्टार्टेड इन 1961 और कंप्लीट हो गया था 1975। तो पहले तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन गंगा जल को लेकर के फिर बाद में समस्या होने लगी, क्योंकि बांध तो हमारे ही एंड पर भारतवर्ष में बना हुआ है। तो फिर एक जल संधि का इन्होंने भारत सरकार को प्रस्ताव दिया। तो हमारे 1992 की बात है, तो हमारे तब के प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय श्री पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव जी, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, और बांग्लादेश की उस समय की प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय सुश्री खालिदा जिया जी, उनके बीच में ये वार्तालाप हुई, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। तत्पश्चात 1996 में जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री हरदनहल्ली डोडी देवेगौड़ा जी और बांग्लादेश की तब की प्रधानमंत्री आदरणीय सुश्री शेख हसीना जी, उनके बीच में जल संधि हुई। और ये तब से अभी तक हमारा जल संधि 96 में, अभी 2006 में आई थिंक ये जल संधि अभी दोबारा रिन्यू होने की अभी चांसेस हैं। तो सर, पिछले साल आपने गंगा के घाटों की सफाई के लिए एक अभियान छेड़ा था, और अभी जो आप शुरू करने जा रहे हैं उसमें आप अलग अलग जगहों से गंगा का जल लेकर के और आप गंगा मंत्रालय में सौंपेंगे। ये हमारा जो मैं बताऊं, हम लोग अभी यात्रा आरंभ करेंगे। यात्रा से पहले मैंने एक माँ गंगा के लिए एक म्यूजिक वीडियो बनाया है, जिसके मैं 2 लाइन आपको, मैं अगर आप दर्शकों को भी बताऊं कि शीतल जल निर्मल धारा, माँ गंगे नाम तुम्हारा, भारत के इस गर्व को स्वच्छ रखना काम हमारा, जल ही जीवन है, गंगे नमन है। तो जैसे हम लोग तो माँ गंगा को हम माँ का दर्जा देते हैं। एंड मैं दर्शकों को भी बताऊं कि
2017 में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के इन्होंने माँ गंगा को एक लिविंग एंटिटी घोषित कर दिया है। ओके। हाँ, तो अब हम गंगा को नदी जैसे बोलते हैं लोग, तो नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज माँ गंगा इज अ लिविंग एंटिटी। और ये तो औषधि से युक्त है। और जी देखिए कि हमारे जो लास्ट राइट्स, अंतिम संस्कार भी हम लोग गंगा जी में करते हैं। तो ये नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है, ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट है जो 2014 में आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने आरंभ करा। और मैं उनसे पत्र भी मैंने लिख चुका हूँ, उनसे मेरी इस बारे में बात हो चुकी है। और जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी जी, उनसे मेरी बात हो चुकी है। तो इसमें हम लोग ये चाहते हैं कि इसको एक जागरूक करें लोगों को, जेनजी को, और जो हमारी संस्कृति से कट गए हैं जी। तो अभी जैसा देखिए स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, इतने सारे चीज़ें हो रही हैं। हम लोग विकसित भारत की ओर 2047 तक परमात्मा की कृपा से जो हमारी लीडरशिप है भारतवर्ष की, उनके साथ हम इस अभियान को, जो हम विकसित भारत का सपना लेकर के चले हैं, वो पूर्ण हो। तो इसी में ये जो हमारा कार्यक्रम है माँ गंगा को लेकर के, हम लोग इसमें जनता को जागरूक करने के लिए मैंने एक म्यूज़िक वीडियो भी बनाया है, जो बहुत जल्दी आप इसको टीवी पर देखेंगे जी। और यात्रा में हम लोग गंगोत्री धाम से गंगा सागर तक जा रहे हैं, जिसमें जहाँ जहाँ से यात्रा जाएगी वहाँ घाटों की सफाई करना, वृक्षारोपण का कार्य करना और लोगों को जागरूक करना और माँ गंगा की इम्पोर्टेंस बताना कि व्हाट इज़ माँ गंगा, जो हमें सब कुछ देती है। और इवन हमारे जो अंतिम संस्कार है वो भी माँ गंगा में हम लोग करते हैं। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ माँ गंगा। और यहाँ तक कि आप देखिए कि विदेश से भी लोग आते हैं माँ गंगा की। वन इज़ फ्रेश एयर, ऑक्सीजन टू ब्रीथ फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, एंड सेकंड इज़ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो अभी अगर हम ऐसे पड़ाव पर आ गए हैं कि अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में हमारे पास जल नहीं होगा, कुछ ही सालों में नहीं होगा। तो इसीलिए मैं इस कार्य को लेकर के, जनमानस के इस कार्य को लेकर के, माँ गंगा की सेवा के लिए मैं इस कार्य को लेकर के चला हूँ और लोगों को मैं जो इसमें जोड़ रहा हूँ। भारत सरकार से मुझे इसमें सहयोग मुझे मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है। तो काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी मेरे साथ इसमें जुड़ रही हैं जी। और वीडियो के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और सर, आपके कुछ दोस्तों ने हमें कुछ मैसेजेस भेजे हैं आपके लिए, जो कि हम आपको दिखाना चाहेंगे। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूँ पिनाज मिसानी, मुंबई से हूँ। मैं एक गजल और भजन गायिका हूँ। मैं गुरु महाराज श्री 108 को माँ गंगा संकल्प यात्रा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही साथ श्री संजय हरि कपूर जी को भी शुभकामनाएं देती हूँ। जय गंगे, नमामि गंगे, जय हिंद। यात्रा के संयोजक आदरणीय श्री संजय हरि कपूर जी को पूर्ण सहयोग एवं बधाई। हर हर गंगे, भारत माता की जय। इस यात्रा के संयोजक श्री संजय हरि कपूर जी को भी मेरी बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उनके कठिन परिश्रम से इस यात्रा को एक अलग ऊंचाई प्रदान होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। भारत माता की जय। हर हर गंगे, वंदे मातरम। माँ गंगा संकल्प यात्रा के लिए हमारा पूरा सहयोग यात्रा के संयोजक श्रीमान संजय हरि कपूर को बहुत बहुत बधाई। हर हर गंगे, भारत माता की जय। और गंगा सफाई की बात बाद में आए, पहले हम उसे गंदा ही ना करें। घाटों पे उनकी सफाई मैं बताऊं, ये नीति जी क्या है, इट इज़ ऑल अ हार्ट ऑफ चेंज। कि जिस दिन आपको अंदर से आपके हृदय में परिवर्तन हुआ कि ये हमारी धरोहर है, उस दिन बंद, उस दिन आपको कोई देखे कि नहीं देखे, आप वो काम नहीं करेंगे, गंदा नहीं करेंगे। तो मेरा जो मकसद है, मेरा जो मोटो है इसमें है कि मैं लोगों का हृदय परिवर्तन कर पाऊँ, ये मैं प्रयास करने के लिए इसमें लगा हूँ। नीति जी, नमामि गंगे प्रोजेक्ट में, माँ गंगा संकल्प यात्रा में मेरे साथ सनातन धर्म उत्थान समिति के 3 करोड़ सदस्य इसमें मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और जिसमें
हमारे विश्वविख्यात कथावाचक पंडित आशीष शर्मा जी इसमें मुझे अपना आशीर्वाद और सहयोग दे रहे हैं, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार उनका मेरे साथ इस नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जुड़ने के लिए। तो सर, आप यहाँ पर आए, इतने अच्छे तरह से आपने अपनी जर्नी शेयर की, कितने सारे लोगों के बारे में इंटरेस्टिंग बातें बताई, और हमारी आशा है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट आपका यूं ही आगे बढ़ता रहे, जन आंदोलन का रूप ले और लोग माँ गंगा को स्वच्छ रखने के लिए जागरूक रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नीति जी। और मैं आपको एक भेंट श्रीमद् भगवद गीता आपको थैंक यू भेंट सो करता मच हूँ। सर, थैंक यू। तो आज की बातचीत आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। और हाँ, पॉडकास्ट विद आर्जनीति में आप किस तरह के गेस्ट चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उन्हें भी हम इनवाइट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए नीति को, नमस्कार।